लंबे इतिहास मंथन के बाद, स्वाधीनता मंथन के बाद, संग्राम मंथन के बाद हमें आज़ादी मिली और उसके बाद दुनिया भर के संविधानों का मंथन करके एक संविधान बनाया गया और सारी अच्छाइयाँ, लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे कि संविधान चाहे जितना बढ़िया हो जाए, सवाल ये है कि उसको संचालन करने वाले लोग कौन है, क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आज की तारीख में ये जो अपने लोग सत्तानशीन है, ये जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा निर्वाचन आयोग बना रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रशासन चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां बुलडोजर लेकर के अपने पहुंच जा रहे हैं। तो जिसको चाह रहे हैं ये कोर्ट के अंदर मार दे रहे हैं, कोर्ट के बाहर मार दे रहे हैं। तो अब आखिर ये और ये क्या चाहते हैं? अब इनको ऐसी कौन सी बहुमत चाहिए कि इनके लोग अब तो खुलेआम कहते नहीं नहीं ये संविधान ही बदल देना है। तो इस संविधान में जिसमें कि वो सब कुछ कर पाने की स्थिति में है, अघोषित तरीके से बिना घोषित किए आपातकाल लागू कर दिए हैं, अपना ये सबके मुंह पे ताला लगा दिए हैं, सबके कान में रांगा भरवा दे रहे हैं। तो अब ये आखिर कौन सा लक्ष्य इनका है कि 400 के पार चले जाएंगे तभी ये संविधान बदलेंगे और वो क्या संविधान बदल के क्या कर पाएंगे? तो राम पुनियानी जी। जी देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छी बात का याद दिलाया कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं उस पर बहुत डिपेंड उस पर बहुत आश्रित है कि आखिर में ये मूल्य चलते हैं कि नहीं। और इस सरकार ने पूरी तौर से बता दिया कि इस संविधान के मूल्यों का विरोध करते हुए वो शासन कैसे कर सकते हैं। संविधान है अपनी जगह पे, उसके मूल्यों को पूरा जैसे कहते हैं विरोध करते हुए, विरोध जबानी जमाखट से नहीं, अपने कार्यों से, उन्होंने अपने कार्यों से ऐसा किया है कि संविधान के एक भी मूल्य के आधार पे वो चलते नहीं। वो भाईचारे की बात हो, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की बात हो या बराबरी की बात हो, इन सब के खिलाफ उन्होंने नीतियां लगाई हैं। तो ये एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज भी जो नीतियां हैं चल रही, वो हमारे संविधान के पूरे उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। अब 400 आगे लाके क्या करना है? तो देखिए, एक तो कई बार हम लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि भाई संविधान में ऐसा है, आप ऐसा कर रहे हो, उनको वो भी खत्म करना है। वो तो फिर यही कहेंगे ना, संविधान में जो है वो ही कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले होते कौन है? और अभी भी एक ऐसा है कि हमारा देश अभी भी पूरी तौर से तानाशाह नहीं हुआ है। ये तानाशाही की तरफ तेजी से गिर रहा है, तानाशाही की तरफ तेजी से गिर रहा है। और उसको पूरी पूरी तानाशाही लाने के लिए शायद इनको संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी, और वो कभी होगा नहीं। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज लोग सोच रहे हैं, विपक्ष सोच रहा है, बुद्धिजीवी सोच रहे हैं, और बहुत सारे जो स्वतंत्र यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपका बहुजन संवाद है, ये अकेला नहीं है। इस प्रकार से सैकड़ों ऐसे चैनल्स हैं जो सरकार की नीतियों के पूरे पूरे विरोध में खड़े होकर इन चीज़ों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है बहुत उचित सवाल है कि ऑलरेडी तो वो संविधान के विरोध 400 से ज्यादा लाकर ये मनुस्मृति आधारित संविधान और क्या करना चाहते हैं। तो ये है कि गैर बराबरी की कोई सीमा नहीं है। बराबरी की तो सीमा है कि हम सब बराबर हो जाएंगे, पर गैर बराबरी में जितनी ज्यादा बढ़ाई जा सके जातियों के बीच में, वर्ण के बीच में, पुरुष और स्त्री के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, ये उनका उद्देश्य है। कि आप देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, देश का 1% लोग ये 50% के ऊपर की संपत्ति का नियंत्रण, बॉटम के 60% लोग, उनके पास 1% प्रॉपर्टी भी नहीं। तो ये प्रक्रिया को ये और बढ़ाना कहता है। संविधान कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव को कम किया जाए, और उसी संविधान में रहते हुए उन्होंने उसको उल्टा करके दिखा दिया। तो एक बार ये संविधान बदला तो उन पे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। जो रशियन मॉडल अभी का है, अभी का जो रशियन मॉडल, शायद ये इनके लिए आइडियल मॉडल है कि एक व्यक्ति टॉप पे बैठा है, पूरी तानाशाही से पूरे समाज को चला रहा है, और समाज में जितनी गैर बराबरी हो सकती है उसको प्रेरित कर रहा है। क्योंकि इनका जो आधारशिला है हिंदू राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद की आधारशिला ही गैर बराबरी पे आधारित है। जब वो मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति में लोग कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे मूल्य भी हैं, पर अच्छे वो ऐसा है कि वो डेकोरेशन के लिए है। जो उसका मूल तो यही है कि लिंग की गैर बराबरी,
पुरुष स्त्री को दुय्यम दर्जे का स्थान देना, दलितों को दुय्यम दर्जे का स्थान देना, वो ऑलरेडी पिछले 9-10 साल में थोड़ा आया है और उसको और कैसे खराब किया जा सकता है, ये 400 पार जाके वो लाना चाहते हैं। और जैसे जगरूप सेखु साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है कि आप लोगों में इम्प्रेशन क्रिएट करो कि हम तो 400 से ज़्यादा आने वाले हैं, तो लोगों को लगेगा हम अपना वोट क्यों वेस्ट करें, जो जीतने वाले हैं उन्हीं के साथ चलो। पर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि लोग ये 400 पार के नारे के पीछे की जो जो खोखलापन है, उस खोखलेपन को कई लोग पहचान रहे हैं। और उसका उदाहरण जैसे बादल जी ने कहा कि अभी जो दिल्ली की रैली थी, दिल्ली की रैली में दिखा ये दिखा कि आम लोग थे और ये आम लोग कितने स्पष्टता से उन बातों का समर्थन कर रहे थे जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं, उन बातों का समर्थन कर रहे थे जो हमारे संविधान के वास्तविक मूल्यों के साथ में है। तो सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि ये जो फिक्स मैच का आपने टॉपिक रखा, फिक्स मैच तो ये कई तरीके से करने लगे, अभी उसकी एक सीमा आ गई है, इसीलिए वो दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, वो भी मैच फिक्सिंग का एक तरीका है। और अभी धर्म के नाम की राजनीति की मैच फिक्सिंग प्लस सरकारी संवैधानिक संस्थाओं के बीच में घुसपैठ करके उनको नियंत्रित करके वो मैच फिक्सिंग को पूरे कल्मिनेशन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी भी बात श्योर है, इतनी बात निश्चित है, जैसे हमने वो रैली में देखा, जैसे जगह जगह लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है। ये भी देखिए आनंद जी कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आखिर हमें क्या बताया, आखिर हमें यही बताया उसके जो प्रतिसाद था कि इसमें एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, लोगों के बीच में जो पीड़ा है, न्याय की आकांक्षा है, वो इतनी जबरदस्त है कि बड़े पैमाने पर उसने इन चीज़ों के साथ दिया। तो ये जो मैच फिक्सिंग का एक प्रक्रिया है, उसके बहुत सारे स्टेप से आए हैं और वही एक आखिरी स्टेप पे अभी तो वो मामला उनका खेल पूरा क्लियर हो गया है। और उनकी जो है जैसे एक वाक्य है कि पब्लिक है सब जानती है, अब कब तक लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, गलत प्रोपेगेंडा के आधार पर ले जा सकते हैं। आखिर समाज की वास्तविकता तो सामने आ रही है और वही आगे का रास्ता होगा जो हमें इस प्रकार की तानाशाही से बचाएगा।